ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट सीरीज, और लुसेंट सीरीज में यह मेरा पहला सीरीज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भूमिका देखते हैं, और लुसेंट सीरीज में ये इतिहास सब्जेक्ट से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इतिहास की भूमिका देखते हैं। सबसे पहले उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भरतवर्ष अर्थात भारत का देश, यानी कि भरत एक राजा था, उन्हीं का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को किस नाम से जाना है? इंडिया। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। हम लोग भारतीय इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं आज लोग। तो सबसे पहले पहला प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है हमें। कौन कौन स्रोत से? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रा वृत्तांत, यानी कि विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्व जानकारी, यानी धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें जो जानकारी मिलती है उसके बारे में देखते हैं। अब भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता ऋषि कृष्ण हैफयान वेद व्यास है, यानी कि वेद व्यास याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास याद रखिएगा, जो वेद का संकलन करता है। वेद यानी कि वेद कितने प्रकार के हैं? वेद टोटल 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यानी कि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल, और लगभग 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 रचनाएं हैं। कितने रचनाएं? 10,462, और मंडल कितने? 10, और सूक्त कितने? 1028। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, यानी कि इस वेद में जो रचनाएं हैं उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उस ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ऋग्वेद से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी विश्वामित्र के द्वारा जो रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता से को अर्पित है, यानी कि जिसे सूर्य देवता गायत्री को अर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, यानी कि इसके 9वां मंडल, ऋग्वेद के 9वां मंडल किसको अर्पित है? सोम देवता, यानी सोम एक प्रकार का पेड़ था, उसे अर्पित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा गया है, यानी कि इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया है? खील। चलिए नेक्स्ट, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में बनता है, यानी कि 4 वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन जो किया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल में भी कोष में पुरुष सूक्त में आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाएं तथा चरणों से मतलब उत्पन्न हुआ है, यानी कि ये ब्राह्मण जो है भगवान ब्रह्मा के मुंह से, और क्षत्रिय भुजाओं से, तथा वैश्य जंघाओं से, तथा शूद्र चरणों से मतलब उत्पन्न हुआ है। चलिए नोट में देखते हैं हम लोग। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, यानी कि व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान, यानी प्राचीन स्रोत ऋग्वेद, यानी कि 52 अवतार जो भगवान विष्णु का 52 अवतार जो बना जाता है, यानी कि 52 अवतार जो थे उनका उल्लेख किस में मिला जाता है? प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में। चलिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई। यानी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक है? 250 और अग्नि के लिए 200, यानी सबसे अधिक किसके लिए? इंद्र के लिए। चलिए नोट में, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण आता है। ऋग्वेद के बाद किसका नंबर आता है? शतपथ ब्राह्मण का। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को यानी कि इसके जो पाठ करता है उसे अध्यवरु कहा जाता है, यानी अध्यवरु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में उपस्थित है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में उपस्थित है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में उपस्थित है। चलिए सामवेद, तीसरा वेद है ये सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धातु यानी कि उद्धातु कहा जाता है, उद्धातृ कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा, यानी कि अथर्ववेद। अथर्वा यानी कि ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामात्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के लिए विचार, विश्वास तथा अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन लगभग इसी में मिलता है। किस चीज़ का? मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, ये सब, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, सब मातृभाषा, सब की जानकारी हमसे कहाँ से मिलती है? हमें अथर्ववेद से। तो याद रखिएगा आप लोग अथर्ववेद के बारे में। चलिए नोट में देखते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। यानी कि अथर्ववेद में इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्री। किसमें? अथर्ववेद में। तो चलिए नेक्स्ट नोट में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद हम लोग पहले से बताए हैं आपको, ऋग्वेद है, और सबसे लास्ट में कौन था? अथर्ववेद। सबसे लास्ट का अथर्ववेद है। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। चलिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक गाथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 18 है। पुराण कितने हैं? टोटल पुराण 18 हैं। तो याद रखिए पुराणों की संख्या 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली का पाई जाती है। यानी कि राजाओं की वंशावली, यानी 18 पुराण है, जिसमें से केवल मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलिए नोट में देखते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यानी कि मत्स्य पुराण जो है वो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराण का यानी कि पुराणों का 8 पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराण का जो पाठ होता था वो पुजारी मंदिरों में किया करती थी। कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति, यानी स्मृति पूछे तो स्मृतियों में सबसे पुरानी और प्राचीन कौन है? मनु स्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यानी शुंग काल में इसको मानक ग्रंथ माना गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन है। यानी जातक कथा जो है उसमें बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन दिया गया है। किसमें? जातक कथा में। तो याद रखिएगा ये भी। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथाओं का साथ वर्णित किया गया है।
जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। भारत में जो इतिहास लिखने की परंपरा है वो कलहन के द्वारा ही माना जाता है, जिसका बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। किससे है? कश्मीर के इतिहास से। यानी कि याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना इतिहास राजतरंगिणी, और वो कौन लिखा था? कलहन के द्वारा। इसमें कश्मीर के इतिहास से संबंधित है यह पुस्तक। चलिए, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, यानी कि अरबों का जो सिंध विजय था उसका वृत्तांत किस में है? चचनामा में। इसका लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है। यानी अष्टाध्यायी की लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायनी की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। यानी कात्यायनी का बुक पूछा है। कात्यायनी का बुक की नाम क्या है? गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य यानी महाभाष्य से शुंग के इतिहास का, यानी शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। उसके बाद है विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारियाँ। हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बोर मत होइएगा। आगे हम लोग डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ देखते हैं। मैं उसमें पहला क्या है? यूनानी रोमन लेखन, यानी कि टेलियस, यानी कि यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी कि इनकी कहानी को अविश्वसनीय माना गया है, कि यानी कि उस पर विश्वास कम किया जा सकता है, क्योंकि वे पहले से आश्चर्यजनक बातें को वर्णन अपने पुस्तकों में किए हैं। हेरोडोटस इतिहास का यानी कि इतिहास का लेखन की शुरुआत सबसे पहले कौन किए थे? हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी कि इनकी भी पुस्तक को हम लोग 100% सही नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अफवाहों पर आधारित पुस्तक का मतलब कि अनुभव किया गया है। और कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस यानी कि इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो याद रखिएगा आप लोग पुस्तक का नाम। चलिए, दूसरा देखते हैं स्रोत में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निर्याकस, अनेकिस्क्रेटस और अस्टोरबुलस के विवरण आधिकारिक प्रमाण विश्वसनीय है। यानी कि सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे उनको हम लोग विश्वसनीय मान सकते हैं। दूसरा, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। मेगास्थनीज, यह यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में लिखा है। यानी कि मौर्य काल के समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसा था, ये सब की चर्चा किया गया है। किसमें? इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में। उसके बाद है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो सबसे पहले मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। लेकिन डायमेकस पूछेगा तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद डायनोसिस है। डायनोसिस यह मिस्र नरेश टॉलमी यानी कि फिलडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दूसरा डायमेकस किसके? बिंदुसार के काल में आया था। उसके बाद डायोनोसियस
यानी कि ये किसके काल में आया था? अशोक के काल में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉलेमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। टॉलेमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा था। किसके द्वारा? टॉलेमी के द्वारा। कौन सा ईस्वी? दूसरी शताब्दी में। चलिए प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी है? प्लिनी की। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। उसके बाद पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, यानी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया था। चलिए उसके बाद चीनी लेखक। चीनी लेखक में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले में फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, यानी कि मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया? सुखी एवं समृद्ध। चलिए उसके बाद दूसरा फाहियान के बाद कौन आया था? युगन, यानी कि यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी साक्ष्य था उसे इकट्ठा किया था। उसके बाद वेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कपीसा। कौन? वेनसोंग। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 685 यानी 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। यानी कि लगभग कितना वर्ष? 15 वर्ष भारत में रहा था, सबसे लंबा समय के लिए वेनसोंग। वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत यानी कि CUकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। उस समय सिंध का जो कोई राजा रहा होगा तो इस यानी कि वेनसोंग के हिसाब से उस समय सिंध का राजा क्या था? शूद्र, यानी शूद्र जाति से था। चलिए नोट में देखते हैं। वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि आचार्य कौन थे? शिलभद्र था। याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है शिलभद्र के बारे में, यानी कि वेनसोंग के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इतिसोंग। यह 7वीं शताब्दी यानी कि इतिसोंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं अब। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। कौन? इतिसोंग ने। अरबी लेखक आप देखते हैं, पर ये हो गया चीनी लेखक, चीनी यात्री, और अरबी लेखक देते हैं। अब पहला क्या है उसमें? अलवर्नी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलवर्नी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के। भारत में अरबी लिखी गई उसकी कृति यानी किताब उल हिंद, उसका पुस्तक अलवर्नी का क्या है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारत की खोज, यानी किताब उल हिंद याद रखिएगा आप लोग। इसका लेखक कौन है? अलवर्नी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि की सुंदरता पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि मध्यकालीन भारत के लिए सबसे मतलब कि साक्ष्य के तौर पे हम लोग अलवर्नी का पुस्तक किताब उल हिंद को रिफरेंस में लेते हैं। चलिए अलवर्नी के बाद अन्य लेखक में देखते हैं। तारानाथ है, उसके बाद मार्को पोलो है। यह मार्को पोलो के बारे में देख लेते हैं। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए मतलब उपयोगी है। उसी तरह से मतलब पुरातत्व साक्ष्य संबंधी मिलने वाली जानकारी, पुरातत्व से आप संबंधित जानकारी हम लोग देखते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख यानी कि बोगाज कोई यानी एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। चलिए मध्य भारत में भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के
वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ से मिलता है, जिसकी जानकारी के बारे में। चलिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में, यानी सब पूछेगा सर्वप्रथम, हाँ, मतलब कि भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ से मिला है, तो हम लोग कहाँ से मारेंगे उसमें, हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम यानी कि भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम यानी कि दुर्भक्षी का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है, साहूगौड़ा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत यानी भरत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी यानी भीतरी स्तंभ से मिलता है, यानी कि भारत पे सबसे पहले हुनों का आक्रमण हुआ था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। तो चलिए नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्रमाण जो हमें कहाँ से मिलता है, सती प्रथा का एरन अभिलेख। शासक उस समय कौन था, भानुगुप्त। चलिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी यानी कि मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी रेशम बुनकरों की श्रेणी है, श्रेणी एक संगठन को बोला जाता है, श्रेणी एक प्रकार की संगठन होता है। यानी कि रेशम बुनकर जो हुआ करते थे वो लोग अपना एक संगठन बनाए थे, उनसे यानी उन संगठन को ही श्रेणी कहा जाता है। और उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मंदसौर की अभिलेख से। कहाँ से, मंदसौर। चलिए नोट में, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है, यानी अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। कश्मीरी नवपसंदकालीन पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, किसमें, बुर्ज होम से। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, यानी सबसे प्राचीनतम सिक्के को कहा जाता था, आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कास्पर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में पूछेगा सबसे पहले, यानी सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य जो है वो प्रारंभ किसने किया था, तो वो यवनों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त जो सिक्का निकाला था उस पे बीना बजाते हुए यानी कि मुद्रा पे अपना सिक्का निकाला था, तो इससे उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या थे, संगीत प्रेमी थे। चलिए, अरिकमेडु यानी कि पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुआ है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है, अरिकमेडु से। वो कहाँ है अभी वर्तमान में, पुद्दुचेरी के निकट। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे और वहाँ से शुरू होगा हमारी ऐतिहासिक स्रोत खत्म यहाँ तक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।